नमस्कार दोस्तों। इस देश की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान देने वाला एक परिवार वो है नेहरू गांधी परिवार। हालांकि राजनीति के अंदर उनका योगदान तो है, लेकिन देश के विकास के अंदर जब योगदान की बारी आती है तब उनका योगदान थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि हर जगह पर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। चाहे हम नेहरू से शुरू करें, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये सब के सब ने राजनीतिक अपना महत्व जो है हमेशा कांग्रेस के अंदर बनाए रखा और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को खुद से संचालित करते रहे। कभी की किसी दूसरे को मौका ही नहीं दिया गया, और जब भी किसी दूसरे ने पार्टी के अंदर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की तो उसकी स्थापना को ही वहाँ से हटा दिया गया। उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वो पार्टी के अंदर रुक ही ना सके। लेकिन आज ये पार्टी कहाँ पहुँच चुकी है। आपको याद ही होगा कि नेहरू ने भी चुनाव लड़े, संसद के लिए वो चुने गए, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते थे। इंदिरा गांधी कई बार चुनाव लड़ी, हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर भी लड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो वो चुनाव लड़ती ही रही। उसके बाद राजीव गांधी भी चुनाव लड़ते रहे उत्तर प्रदेश से। सोनिया गांधी रायबरेली से कई बार चुनाव जीत चुकी हैं और राहुल गांधी अमेठी से कई बार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन आज इस पार्टी का हाल ये हो चुका है कि एक भी सुरक्षित सीट पूरे देश में इनके लिए कोई नहीं है। पूरा देश छोड़िए, उत्तर प्रदेश जिसमें ये परिवार कई सालों से जीत रहा है, राहुल गांधी कई बार सांसद अमेठी से बन चुके हैं, लेकिन अब उन्हें वो सीट सुरक्षित नहीं लगती। रायबरेली से सोनिया गांधी कई बार सांसद बन चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें वो सीट सुरक्षित नहीं लग रही। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये पार्टी में ये परिवार की जो महत्व है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के बीच में इनका महत्व पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। इनकी जिस तरीके की राजनीति थी वो अब मिटिया मलेत हो चुकी है। सोनिया गांधी ने अपना आवेदन, अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि सोनिया गांधी राज्यसभा से चुनी जाएंगी राजस्थान से, और ये जोर लगा रही थी प्रियंका गांधी भी कि उसे हिमाचल से भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है। खैर, वो उनकी अंदर की बात है, अंदर भी काफ़ी खटपट चल रही है। और राहुल गांधी जा रहे हैं वायनाड, जैसे वो पिछली बार चले गए थे। पिछली बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, अमेठी से और वायनाड से, लेकिन इस बार वो अमेठी पे नहीं जा रहे हैं। इस बार खबर यही है कि वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो हारना तय है। और रायबरेली से इस बार कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी, हो सकता है किसी और को लड़वाएंगी, लेकिन सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्वास्थ्य से अलग अगर सोनिया गांधी को ये ज़रा भी लगता कि वो चुनाव जीत रही हैं तो वो ज़रूर चुनाव लड़ती। उन्हें ये पहले से एहसास है कि हार का जो ठीकरा है मेरे सर पे फूटेगा, इससे बढ़िया है कि चुनाव लड़ा ही न जाए। इस परिवार की हालत आज ये हो गई है कि नहीं एक भी सुरक्षित सीट हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं मिल रही है। ये वहाँ जा रहे हैं जहाँ मुल्ला लठैत जो हैं, केरल से लेके तमिलनाडु तक जहाँ मुल्ला लठैत हैं, वहाँ जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है इंडियन मुस्लिम लीग के साथ। केरल में जाकर चुनाव लड़कर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं ये लोग। अमेठी जहाँ से राहुल गांधी हार गए, लेकिन फिर भी अमेठी की तरफ दोबारा उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। रायबरेली जो कि सबसे बड़ी पुरानी सीट है सोनिया गांधी की, उसे छोड़कर वो अब राज्यसभा से जा रही है। राज्यसभा के कोटे से उन्हें भेजा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि सोनिया गांधी का जो दिल्ली के ल्यूटन जोन में 10 जनपद का जो बंगला है वो बना रहे। बाकी इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी अच्छे से जानती हैं अगर वो सांसद नहीं रहेंगी तो ये सरकार ऐसी है कि जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से बंगला खाली करवा लेगी। और बंगले को बचाने के लिए सोनिया गांधी जो है राज्यसभा से जाना चाह रही हैं। उन्हें पता है लोकसभा से उनका कुछ नहीं होने वाला, वो हार जाएंगी। इसलिए राज्यसभा से सांसद अगर बनी रहती हैं, जितनी भी उम्र उनकी बची है, 10 साल 15 साल जो भी बची है, वो उम्र उनकी अगर राज्यसभा सांसद रहते बीत जाती है तो कम से कम 10 जनपद का बंगला उनका बना रहेगा, क्योंकि इसी बंगले में वो कई वर्षों से रह रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है अब इस बंगले को उनसे छीनेगी अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाती है तो। लेकिन अगर वो राज्यसभा सांसद नहीं बनती तो सरकार उनसे बंगला छीन लेती, इतना बिल्कुल तय था। और ये सारा का सारा प्रकरण भी इसीलिए ये हो रहा है। और राहुल गांधी को आप देखिए, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने जो पुरानी सीटें थी उन सबको छोड़कर ये परिवार कहाँ कहाँ भाग रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इतनी जूतम पैगार हो रही है कि अब इतने जूते पड़ चुके हैं कि अब सांस लेने का मौका नहीं है। ये लोग अपनी राजनीतिक जगह बना सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ मोदी विरोध किया है।
मोदी विरोध ही राजनीति नहीं हो सकती। आपको मोदी से बेहतर पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताना होगा। आज किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ये बदतमीज़ और लिठैत राहुल गांधी भूल जाता है कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी उस समय आप ही की सरकार थी, लेकिन आपने 10 साल तक कोई भी एक्शन स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर नहीं लिया। उस समय क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे। शायद राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई थी, इसका क्या मतलब है और ये इसे बनाने वाला कौन है, क्योंकि इस बेवकूफ़ को क्या पता जो कह रहा है कि हम जो है अपने राज्यों में से लागू कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो लागू कर देंगे। इसे अंदाज़ा भी नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी मैं मानता हूं, और वो बहुत ज़्यादा खामियां हैं। उन खामियों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। किसी की रिपोर्ट बड़ी अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को नहीं माना जा सकता। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम इसे लागू कर देंगे, तो आपने 10 साल पहले इसे लागू क्यों नहीं किया जब आपके कार्यकाल में ये रिपोर्ट आपके तकिए के नीचे पड़ी हुई थी? ये बिल्कुल बदतमीज़ टाइप का आदमी है। इसे लगता है कुछ भी बोल दीजिए और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कभी कहते हैं पुरानी पेंशन हम लागू कर देंगे। 10 साल तक आपकी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं लागू कर दिया आपने? उस समय भी तो पुरानी पेंशन जो है वो बंद हो चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त ही बंद हो चुकी थी, तो फिर आपने लागू क्यों नहीं कर दी दोबारा से? देखिए, ये सब जो है चुनावी बातें हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है। धरातल पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। फिलहाल जो किसानों की मांगे हैं वो सब की सब बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हमें पेंशन लगा दीजिए, हमारा सारा लोन माफ़ कर दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमें सारी बिजली फ्री दे दीजिए, तो फिर आपको ही सब कुछ दे देते हैं। हम तो झक मारने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। एमएसपी, हर फसल पर एमएसपी दे दीजिए। हर फसल पर एमएसपी देने का मतलब ये है कि फसलें जो हैं इतनी महंगी हो जाएंगी, यानी आटा जो है वो 100 रुपये किलो बिकेगा और सरसों का तेल जो है वो 400 रुपये लीटर बिकेगा। इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन एकदम से 3 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एमएसपी पे हर फसल को नहीं खरीदा जा सकता। और सरकार कौन होती है एमएसपी तय करने वाली? हमारी फसल हम जितने मर्जी की बेचें और सामने वाले की मर्जी वो जितने मर्जी में खरीदे। अगर मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं है तो मेरी मर्जी में जितने मर्जी में बेचूं। अगर मेरी गेहूं 20 रुपये किलो लायक है तो मैं 20 में बेचूंगा, 25 लायक है तो 25 में बेचूंगा। सरकार कौन होती है ये तय करने वाली कि गेहूं 40 रुपये किलो ही बिकेगी? ये सरकार नहीं तय कर सकती, ये डिक्टेटरशिप है। कल को कोई कहेगा कि गोभी जो है वो 50 रुपये ही किलो बिकेगी, उससे कम ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। एमएसपी सिर्फ उन्हीं पे लागू हो सकता है जिन फसलों को सरकार खरीदती है और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। सरकार जिस चीज़ को खरीदती है उसे गारंटी के तहत खरीदती है, लोगों को वितरण करने के लिए खरीदती है, आर्मी के लिए खरीदती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फसल के ऊपर एमएसपी लागू कर दिया जाए। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मान लीजिए एमएसपी सभी चीज़ों पर लागू हो जाता है, एक किसान जो है वो गेहूँ की फसल उगाता है, दूसरा जो उगाता है वो चावल की फसल उगाता है, तो चावल वाला जब गेहूं खरीदने जाएगा तो उसे जो है एमएसपी वाले रेट पे खरीदनी पड़ जाएगी गेहूं। अगर जो गेहूं उगाने वाला है उसे जब चावल खरीदने पड़ेंगे, उसे जब बाजरा खरीदना पड़ेगा, उसे जब गोभी खरीदनी पड़ेगी, उसे जब दाल खरीदनी पड़ेगी, वो दाल उसे एमएसपी पे रेट पे खरीदनी पड़ेगी। तो उस किसान को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत जल्द समझ जानी चाहिए। ये सारे के सारे जितने भी गुंडे अभी इकट्ठे हो रखे हैं किसानों के नाम पर, फर्जीवाड़े हैं, ये सब के सब केजरीवाल और भगवंत मान और इस इंडी गठबंधन के लठैत हैं, बाकी कुछ नहीं है। इनकी टांगें तोड़िए और टांगें तोड़कर इन्हें वापस भेजिए, बाकी इनका कोई खास मतलब नहीं है। सब खालिस्तानी दलाल हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।